गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में हम दादा भाई नौरोजी के विचार पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने दादा भाई नौरोजी के निकासी के सिद्धांत और निकासी के प्रकार पढ़े कि किस प्रकार धन का निष्कासन भारत से ब्रिटिश राज्य की ओर हुआ। दादा भाई नौरोजी ने करारोपण के संबंध में भी विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार की कर नीति भारतीय संसाधनों के शोषण का एक मुख्य साधन था। यह भारतीय नागरिकों से भेदभाव का भी एक तरीका था। नौरोजी ने सिद्ध किया कि भारत एक ऐसा देश है जहां कर भार दुनिया में सर्वाधिक है। भारतीय नागरिकों पर कर भार ब्रिटिश नागरिकों पर कर भार की तुलना में 2.5 गुना है। इंग्लैंड में कर आय राष्ट्रीय आय का 8.5% है, जबकि भारत में है 22% आंका गया। और अधिक पीड़ादायक है कि इंग्लैंड में करों से जो आय प्राप्त होती है वह ब्रिटिश नागरिकों के कल्याण पर उपयोग में लाई जाती है, जबकि भारत में समस्त कर आय या तो देश से बाहर चली जाती है या उसका उपयोग देश में ही विदेशियों द्वारा किया जाता है। दादा भाई नौरोजी ने कर आरोपण व आर्थिक निकासी के मध्य कार्यात्मक संबंध स्थापित किया। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में आए दुर्भिक्ष और अकाल के लिए कर आरोपण को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने बताया कि भुखमरी और अकालों के समय भी भारत में बलपूर्वक कर वसूली की जाती थी। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में शुरू हुई, मुंबई और ठाणे के बीच में। रेलवे के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का एक विशाल जाल फैलाया। प्रारंभ से ही यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह देश की प्रगति का प्रतीक है या आर्थिक शोषण का माध्यम। नौरोजी ने रेलवे के संबंध में भी मंथन किया। उन्होंने रेलवे के अच्छे व बुरे दोनों पक्षों पर ध्यान दिया और उनका निष्कर्ष रेलवे विस्तार कार्यक्रम के विपरीत ही रहा। नौरोजी रेलवे के लाभ जैसे सस्ती व द्रुत परिवहन व्यवस्था, रोजगार के नए साधनों का विकास, आंतरिक व्यापार में वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि के विस्तृत बाजार, देश के आर्थिक विकास को नई दिशा को स्वीकार किया। साथ में यह भी कहा कि ये सभी लाभ आंशिक रूप से हैं। नौरोजी के विचार इस संबंध में और कठोर होते गए और उन्होंने रेलवे को हानिप्रद बताया। उन्होंने बताया कि रेलवे स्वयं तो आर्थिक निकासी का एक स्रोत है, साथ में उसने आर्थिक निकासी की तीव्रता भी प्रदान की है। नौरोजी ने कहा कि भारत में रेलवे का विकास विदेशी पूंजी से प्रारंभ हुआ है, जिस पर ऊंची दर पर ब्याज प्रदान करना होता है, जो कि विदेशों को चला जाता है। इसके अतिरिक्त रेलवे पर प्राप्त होने वाला लाभांश भी चला जाता है। रेलवे से भारतीय उद्योगों को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि पूंजी का अभाव है। विदेशी पूंजी उन्हीं उद्योगों में लगेगी जहां लाभ की मात्रा ऊंची हो और प्राप्त लाभ सरलतापूर्वक बाहर भेजे जा सकें, जैसे बागान उद्योग। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नौरोजी ने कहा कि भारत में रेल और दूसरे लोक कार्यों की व्यवस्था तो होनी चाहिए, परंतु उनका स्वाभाविक लाभ भी मिलना चाहिए। नौरोजी ने कुछ अन्य आर्थिक विचार भी प्रस्तुत किए, जैसे नौरोजी ने अहस्तक्षेप नीति की
प्राचीन विचारधारा का विरोध किया और भारत के विशेष संदर्भ में इसे अनुपयुक्त बताया। उन्होंने स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया। नौरोजी ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की और कहा, निजी पूंजी व निजी उद्यमता और सरकार दोनों का ही योगदान होना चाहिए। नौरोजी ने भारत से स्वर्ण निर्यात का विरोध किया और कहा कि यह स्वर्ण निर्यात व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जा रहा है। इस गैर व्यावसायिक स्वर्ण निर्यात से आर्थिक निकासी हो रही है। इसी के कारण भारत में कीमतें ऊंची हैं। अतः स्वर्ण निर्यात को रोकना परम आवश्यक है। नौरोजी ने भारत में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के लागू होने का प्रबल विरोध किया। उन्होंने कहा कि अकाल, महामारी आदि अति जनसंख्या के कारण माल्थस के नियम अनुसार भारत में देखने को नहीं मिलते। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के प्रतीक है। नौरोजी ने भारत में व्याप्त आर्थिक असमानता की ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने इस असमानता को 2 रूपों में देखा। पहला, भारतीयों और गैर भारतीयों के मध्य व्याप्त असमानता। दूसरा, क्षेत्र अनुसार व्याप्त असमानता। नौरोजी ने कहा कि भारत में 2 प्रकार का भारत रहता है, एक समृद्धशाली भारत और दूसरा गरीबी का मारा भारत। समृद्धशाली भारत ब्रिटिश नागरिक व अन्य विदेशी नागरिकों से है, जिन्होंने भारत का हर प्रकार से शोषण किया, चाहे वह शोषण सरकारी स्तर पर हो या गैर सरकारी स्तर पर। दूसरा भारत भारतीयों का है, भारत जिनका रक्त चूसा जा चुका है, जिनका हर प्रकार से शोषण किया जा चुका है और शोषण किया जा रहा है। यह दूसरे प्रकार का भारत दरिद्रता से व्याप्त है और दुनिया का निर्धनतम राष्ट्र है। ऐसा दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्थिक विचारों में कहा। क्षेत्र अनुसार पंजाब, केंद्रीय प्रांत, राजपूताना आदि अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक समृद्धशाली हैं। पंजाब की समृद्धि का कारण एक और उपजाऊ भूमि है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है वहाँ के नागरिकों का दूसरे देशों में नौकरी करना और अपनी बस्तों को परिवारजनों को भेजना। केंद्र प्रांत व राजपूताना अफीम की खेती के कारण समृद्ध हैं। यह भारत के लिए अभिशाप ही है, साथ में चीन के लिए, जहाँ की अफीम का निर्यात किया जाता है। इस निर्यात से होने वाली आय निकासी के रूप में देश से बाहर चली जाती है। नौरोजी ने शिक्षा को मानव पूंजी निर्माण के रूप में लिया, भारत में शिक्षा के विस्तार पर बल दिया और निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक सुधार भी सुझाए, जो केवल आर्थिक निकासी को रोकने के उपाय ही नहीं थे, बल्कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए भी थे। उनके अनुसार भारत को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह अपने उत्पादन का उपयोग स्वयं के उपभोग और निवेश के लिए कर सके। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज के भार में कटौती की जानी चाहिए और ब्रिटिश सरकार को स्वीकार करते हुए प्रशासनिक व्यय को कम करते हुए न्यूनतम स्तर पर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी यूरोपीय अधिकारियों, चाहे वे इंग्लैंड में कार्यरत हों या भारत में, उनके वेतन, पेंशन, अन्य भत्ते आदि पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय की एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। भारत में किए जाने वाले विनियोग हेतु प्राप्त सार्वजनिक उधार पर ब्रिटिश सरकार को गारंटी प्रदान करनी चाहिए और सभी प्रकार के रोजगारों का तेज़ी से भारतीयकरण किया जाए, ताकि भारतीयों को नौकरियां प्राप्त हों और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जाए। दादा भाई नौरोजी के विचार समय के साथ साथ स्वशासन की ओर बलवती होते चले गए। राजनीतिक समस्याओं का हल भी स्वशासन में देखना प्रारंभ कर दिया था।
ब्रिटिश सरकार के आर्थिक सुधारों की मांग की तुलना में स्वशासन की मांग को उन्होंने श्रेष्ठ समझा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में उन्होंने स्वशासन की स्पष्ट मांग की। इस प्रकार हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक थे। उन्होंने भारत में व्याप्त निर्धनता हेतु ब्रिटिश शासन को दोषी सिद्ध किया, निकासी को दरिद्रता का मूल कारण बताया, राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना व विवेचना की, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया।